हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही पता चल गया होगा, आज का हमारा टॉपिक है सातवाहन वंश, जिसे आंध्र जातीय भी कहा जाता है, जिन्होंने दोस्तों महाराष्ट्र, धान्यकटक, अमरावती में शासन किया था। और दोस्तों इनकी जो राजधानी की हम बात करें तो प्रतिष्ठान या पैठन राजधानी थी। ठीक है। और दोस्तों जो ये सातवाहन वंश के जो शासक हैं, यह दोस्तों सभी शासकों से अलग हैं, क्योंकि दोस्तों ये अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, अर्थात जिससे जानकारी प्राप्त होती है यह मातृ प्रधान शासक थे, अर्थात माता का नाम पहले लगाते थे, पिता से ज्यादा माता का सम्मान था। दूसरी बात दोस्तों, सातवाहन शासकों के जो सबसे ज्यादा जो हमें लेख प्राप्त होते हैं वह दोस्तों नासिक के आसपास से प्राप्त होते हैं, अर्थात इन्होंने महाराष्ट्र में शासन किया था। दूसरी बात दोस्तों, सबसे पहले जो भूमि अनुदान दिया गया था ब्राह्मणों को या हम कहें बौद्ध भिक्षुओं को, जो भूमि अनुदान दिया गया था उसकी जानकारी जो प्राप्त होती है वह दोस्तों नानाघाट अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान नहीं दिया जाता था। भूमि अनुदान देने का साक्ष्य सबसे पहले सातवाहन वंश में प्राप्त होता है और उसका नाम है नानाघाट अभिलेख। दूसरी बात दोस्तों, पहले शासक हैं जिन्होंने शीशे के भी सिक्के चलाए थे। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है, शीशे के सिक्के चलाने वाले भी दोस्तों सातवाहन शासक ही थे। सबसे हटकर प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों तांबे, सोना और चांदी के सिक्के तो बहुत चले थे, लेकिन शीशे के सिक्के भी दोस्तों किसने चलाए थे? सातवाहन शासकों ने चलाए थे। दूसरी बात दोस्तों, वर्ण व्यवस्था को पुनः लागू करने वाले शासक कौन थे? सातवाहन थे। और सातवाहनों से पहले जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को लागू किया था वह शुंग शासक थे, पुष्यमित्र शुंग शासक थे। और दूसरे वंश की जब हम बात करेंगे तो वो सातवाहन शासक थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को भी लागू किया था, अर्थात जैसा जिसका वर्ण था उसको वैसा ही काम दिया गया था। तो दोस्तों इन सभी टॉपिकों के बारे में, सातवाहन जाति के जो शासक थे उनकी उत्पत्ति के बारे में, जानकारी के स्रोतों के बारे में और इन सभी शासकों के बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे। सातवाहन शासक दोस्तों, इन्हें आंध्र भारतीय या हम ये कहें इन्हें आंध्र जातीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र जातीय कहा जाता है। समझना दोस्तों, जब हम सातवाहन शासकों के अभिलेखों की या लेखों की बात करेंगे तो दोस्तों लेखों में हमें जो मिलता है वे सातवाहन मिलता है। अगर हम बात करें नासिक के लेखों की, हम बात करें अगर हम जो नासिक के लेख हैं, कार्ले के लेख हैं, उनकी हम बात करें तो दोस्तों उनमें क्या मिलता है? दोस्तों हमें सातवाहन मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर हम पुराणों की बात करें, पुराणों की बात करें तो दोस्तों उनमें जो हमें नाम मिलता है उनमें हमें आंध्र जातीय नाम प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों शुरुआत में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इस वंश का संस्थापक की हम बात करें। संस्थापक का नाम था दोस्तों शिमुख था। शिमुख था संस्थापक। और दोस्तों कानु वंश के शासक सुशर्मा की हत्या करके शिमुख राजगद्दी पर बैठा था। कहा जाता है दोस्तों जो शिमुख का जो शासनकाल था वह दोस्तों शासनकाल 60 से दोस्तों जो शासनकाल था वह 27 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ईसा पूर्व के लगभग का प्रयोग करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? लगभग का प्रयोग करना है, माना जाता है। ठीक है ना।
ये माना जाता है। लगभग लगभग आ रहा है दोस्तों, थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये बात मैंने आपको पहले ही स्पष्ट बता दी है, ठीक है ना। और दोस्तों इसके बाद हम बात करें राजधानी की, हम बात करें राजधानी की, हम बात करें दोस्तों, राजधानी धन्य कटक थी। क्या थी? धन्य कटक थी, ठीक है ना। और दोस्तों जिसे अमरावती भी हम कह सकते हैं, यहीं पर थी, ठीक है ना। दूसरी जो राजधानी बनती है दोस्तों, दूसरी राजधानी पैठन। कौन सी थी? पैठन थी, ठीक है ना। कौन सी थी दोस्तों? दूसरी राजधानी थी पैठन थी इनकी राजधानी, जिसे सातकर्णी प्रथम ने बनाया था, ठीक है ना। ये पैठन जिसे सातकर्णी प्रथम ने बनाया था, सातकर्णी प्रथम ने बनाया था पैठन राजधानी को, ठीक है ना। धन्य कटक, अमरावती और पैठन इनकी राजधानी थी, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गई इनकी राजधानियों के बारे में बात हो गई, संस्थापक के बारे में बात हो गई। जब हम बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनके जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, तो दोस्तों हम पहले जानकारी के स्रोत समझ लेते हैं। जानकारी के स्रोत क्या क्या थे दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों हम किसी भी वंश की बात करें, चाहे सातवाहन वंश हो या कोई और वंश हो, जानकारी के स्रोत जो होते हैं वो लेख होते हैं। और जो लेख होते हैं या तो वो पत्थर पर लिखे हुए हैं या किसी गुफाओं पर लिखे हुए हैं, या उस समय का कोई हमें साहित्य प्राप्त होता है, या हमें उस समय के कोई सिक्के प्राप्त होते हैं, वे जानकारी के स्रोत होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब समझना जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत। नंबर 1 दोस्तों, नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख, ठीक है ना। ये नाना घाट अभिलेख, ठीक है। ये नाना घाट अभिलेख है दोस्तों, पूना में स्थित है। कहां पर है? पूना में, ठीक है ना। नाना घाट अभिलेख पूना में है, ठीक है ना। ये नाना घाट ये नायनिका ने लिखाया था, नायनिका ने लिखाया था, ठीक है भाई। जो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नायनिका, इन्होंने इसे लिखवाया था, ठीक है ना। दूसरा लेख दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी का था। दूसरा लेख था गौतमी पुत्र सातकर्णी का था। कौन सा लेख है दोस्तों? नासिक लेख। कौन सा लेख है दोस्तों? नासिक लेख है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों गौतमी बल श्री का लेख, ये भी कौन सा लेख है दोस्तों? नासिक लेख है, ठीक है। कौन सा लेख है? नासिक लेख है, ठीक है ना। अगला है दोस्तों, अगला जो लेख है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का है। कौन सा किसका है दोस्तों? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का है। ये कहां का है दोस्तों? ये है नासिक लेख है, ठीक है ना। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का है, नासिक लेख है। और एक लेख है कार्ले लेख है। कौन सा लेख है? कार्ले लेख है, ठीक है ना। इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। नासिक लेख और ये जो कार्ले लेख है, इनसे भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये तो होगी दोस्तों लेखों से जानकारी प्राप्त होती है। इन लेखों से हमें क्या जानकारी प्राप्त हो रही है भाई, नोट कीजिए आप। ये जो लेख हमें प्राप्त होते हैं, ये हमें लेख सारे महाराष्ट्र में प्राप्त होते हैं। कहां पर प्राप्त होते हैं? महाराष्ट्र में प्राप्त होते हैं ये हमें सारे लेख। तो जिससे हमें जानकारी ये प्राप्त होती है, जो ये सातवाहन वंश के जो शासक थे, इनका जो क्षेत्र था वो क्या था? महाराष्ट्र क्षेत्र था। इनका क्षेत्र महाराष्ट्र था, विदर्भ था, और दोस्तों काठियावाड़ और ये मालवा वाला क्षेत्र इनके अधिकार में था सातवाहन शासकों में। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जहां पर सक्छत्रपों ने शासन किया था, जहां पर क्षयरात वंश के शासकों ने शासन किया था, वो क्षेत्र था सातवाहन शासकों का। क्योंकि जब नहपान को पराजित कर देते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो उसके बाद दोस्तों उस क्षेत्र पर अधिकार सातवाहन शासकों का ही हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों सिक्के। एक है दोस्तों जोगल थंबी।
ये दोस्तों जो जोगलथम्बी है ये भी कहां पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में, नासिक के पास है, ठीक है ना। यहां से दोस्तों 13,250 सिक्के प्राप्त होते हैं। कितने हैं दोस्तों, 13,250 सिक्के प्राप्त होते हैं। ये सिक्के किसके हैं दोस्तों, नहपान के। किसके हैं, नहपान के। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जो ये नहपान था ये क्षयरात वंश का शासक था। कहां का शासक था, क्षयरात वंश का शासक था, जिसका क्षेत्र था ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र ही इसका भी था, नहपान का। इस नहपान को जो पराजित किया था वे दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था नहपान को। तो पराजित करने के बाद जोगलथम्बी में, जो ये जोगलथम्बी जो जगह है, यहां पर नहपान के 13,250 सिक्के थे। कितने थे दोस्तों, 13,250 सिक्के किसके थे, ये नहपान के सिक्के थे। अब दोस्तों नहपान की तो पराजय हो जाती है, ये युद्ध के मैदान में वीर गति को भी प्राप्त हो जाता है। तो इन सिक्कों को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पुनः छपवाया और अपना नाम इनके ऊपर लिखवाया था। इनसे भी जानकारी प्राप्त होती है, किसके बारे में दोस्तों, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी इन सिक्कों से भी प्राप्त होती है, ठीक है ना। दूसरी बात, एक शासक था दोस्तों हाल। क्या नाम था, हाल। इसने गाथा सप्त सती लिखी थी। क्या लिखी थी दोस्तों, गाथा सप्त सती लिखी थी। किसने, हाल ने लिखी थी। एक था दोस्तों का तंत्र लेख भी लिखा था। क्या लिखा था, का तंत्र। ये किसने लिखा था दोस्तों, वृहत समझना, जो कातंत्र लेख है, जो एक कातंत्र लेख है, ये कातंत्र लेख लिखा था दोस्तों। किसने लिखा था, ये कातंत्र लेख लिखा था शारुवर्मन ने। किसने लिखा था, शारुवर्मन ने लिखा था, कातंत्र लेख है। और दोस्तों वृहत कथा जो लिखी थी, ये लिखी थी गुणाढ्य ने लिखी थी। किसने लिखी थी, गुणाढ्य ने लिखी थी। दोस्तों जो ये लेख हैं, ये जो साहित्य हैं, ये दोस्तों सातवाहन वंश के शासक हाल के समय के हैं। अगर दोस्तों हम बात करें, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि हाल शासक किस वंश का था, तो ये सातवाहन वंश का शासक था हाल, जो एक खुद भी एक बहुत बड़ा कवि था, जिसने महाराष्ट्री भाषा या प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। और हाल के राज दरबार में ही शारुवर्मन थे, जिन्होंने कातंत्र की रचना की थी। इसी के दरबार में गुणाढ्य थे, जिन्होंने व्रत कथा की रचना की थी। इनसे भी दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यूं तो दोस्तों अभिलेखों से भी जानकारी प्राप्त होती है, सिक्कों से भी जानकारी प्राप्त होती है, और साथ में ही दोस्तों जो मैंने आपको ये साहित्य के बारे में ये बताया था, इनसे भी दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आगे दोस्तों इनकी जानकारी के स्रोत। दोस्तों इन लेखों से, लेख शासक वहीं पर लिखाता है जहां पर उसका अधिकार होता है, जो उसके शासन में होता है, वहीं पर शासक लेख लिखाता है। तो इन लेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, क्योंकि जो सातवाहन वंश के जो शासकों का जो क्षेत्र था, जहां पर उनका अधिकार था, वह महाराष्ट्र वाला क्षेत्र पर था। ये नाना घाट है दोस्तों, ये नायिका ने लिखाया था, जो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी दोस्तों, नायिका, इन्होंने लिखवाया था। और इस नाना घाट से दोस्तों भूमि अनुदान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में, भूमि अनुदान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भूमि अनुदान के बारे में। और दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में नासिक अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों जानकारी के हमारे स्रोत हो चुके हैं।
अब हम बात करेंगे जो सातवाहन शासक की जो उत्पत्ति है वो किस आधार पर, कैसे इनकी उत्पत्ति अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या मानी है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों उत्पत्ति की हम बात कर लेते हैं, सातवाहन वंश की उत्पत्ति, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार हैं तो दोस्तों उन्होंने क्या क्या माना है उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों समझना, सातवाहन शासकों के लिए हम बात करते हैं दोस्तों पुराणों में दोस्तों इनके लिए आंध्र जाति का प्रयोग किया गया, जातीय का प्रयोग किया गया, किसका? आंध्र जाति का। और दोस्तों हम लेखों की बात करें, लेखों में किसका प्रयोग किया गया है? सातवाहन का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया है? सातवाहन का। समझना, अगर आपसे पूछा जाए सातवाहन शासकों के लिए पुराणों में किसका प्रयोग किया गया है तो वह आंध्र जातीय का किया गया है, और लेखों में किसका किया गया है? सातवाहन का किया गया। अब समझना दोस्तों, ये कृष्णा नदी के पास थे। कौन सी कृष्णा? या हम यहां पर कृष्णा और गोदावरी नदी के पास। कौन सी नदी? गोदावरी के पास। तो दोस्तों पुराणों में कहा गया है कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र था, यहां के जो लोग थे वे अनार्य थे। क्या बताया गया है दोस्तों? अनार्य। और ये सातवाहन शासक भी कहां थे? कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में थे, इसलिए इनको भी क्या कहा गया? अनार्य कहा गया। इसके बाद दोस्तों हम महाभारत की बात करें, महाभारत में इन्हें मिलच्छा कहा गया है। क्या कहा गया है? मिलच्छा कहा गया है। इसके बाद दोस्तों मत्स्य पुराण की हम बात करें तो इन्हें दोस्तों क्या कहा गया है? इसमें इन्हें क्या कहा गया है? इसमें शूद्र से तुलना की गई है, ठीक है ना। लेकिन समझना दोस्तों, अंतिम रूप से हेमचंद्र राय, ठीक है ना, हेमचंद्र राय चौधरी अंतिम रूप से इन्हें जो मानते हैं वो इन्हें ब्राह्मण मानते हैं। क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं। क्योंकि दोस्तों जो नासिक लेख है गौतमी पुत्र सातकर्णी का, उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकल ब्राह्मण कहा गया है, क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। दोस्तों वर्ण व्यवस्था को पुनः लागू किया था, तो वो लागू कौन कर सकता है? जो ब्राह्मण होगा वो ही कर सकता है। इसलिए दोस्तों अंतिम रूप से इन्हें क्या माना जाता है? ब्राह्मण माना जाता है। ये अपने अपने तरीके से ये यहां पर कह रखा है, लेकिन अंतिम रूप से इन्हें ब्राह्मण ही माना जाता है। क्योंकि भाई वर्ण व्यवस्था को भी लागू किया था। किसको लागू किया था? वर्ण व्यवस्था को लागू किया था, ठीक है ना। और दोस्तों उसके साथ वर्ण व्यवस्था के साथ साथ उनके लिए जो कार्य थे वो बांटे थे। एकल ब्राह्मण कहा गया है दोस्तों, और उसके साथ ही दोस्तों क्षत्रियों का नाश भी करने वाला कहा गया है, ठीक है ना। परशुराम से तुलना की गई है दोस्तों। किसकी? गौतमी पुत्र सातकर्णी की तुलना की गई है। तो इसलिए दोस्तों सातवाहन वंश के जो शासक थे वो ब्राह्मण थे। और दोस्तों एक बात ये भी कहा जाती है, मौर्य काल में दोस्तों क्या होता है, जो वर्ण व्यवस्था थी वो कमजोर पड़ जाती है, और जो क्षत्रिय थे वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। बाद में इस वर्ण व्यवस्था को पुनः लागू करने की जिम्मेवारी ब्राह्मणों ने उठाई, और ब्राह्मणों ने हथियार उठा लिए और शासक बन गए वो। इसलिए इन्हें क्या, ये ब्राह्मण जाति से या ब्राह्मण वर्ण से मानते हैं सातवाहन वंश के शासकों को। तो दोस्तों ये हो गई इनकी जाति के उत्पत्ति के बारे में एक जानकारी हो गई। इसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों कौन कौन से शासक हैं, कितने महान महान शासक हैं, ठीक है दोस्तों। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। संस्थापक की हम बात करें, संस्थापक की हम बात करें तो संस्थापक कौन था दोस्तों? सिमुक था संस्थापक। कौन था दोस्तों? संस्थापक सिमुक था, ठीक है ना। सिमुक ने दोस्तों 60 ईसा पूर्व से
27 या हम कहें यहां पर 27 भी कह देते हैं और 23 ईसा पूर्व तक भी मान लेते हैं, इसके मान लेते हैं 36-37 वर्ष तक भी मानते हैं। 36-37 वर्ष तक शासन किया था माना जा रहा है, निश्चित नहीं है, यह बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, लेकिन इतना निश्चित है 51 ईसा पूर्व के करीब दोस्तों जो सिमुक था उसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों इसने कण्वीय शासक सुशर्मा की हत्या करके स्थापना की थी। किसकी? सुशर्मा की हत्या करके स्थापना की थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों कहा जाता है दोस्तों जो सिमुक था इसने ब्राह्मण और बौद्धों को भी खूब दान दिया था। ब्राह्मण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सभी को सिमुक ने दान दिया था। लेकिन दोस्तों अपने अंतिम समय में सिमुक बहुत कट्टर बन गए थे और इसकी जो सोच थी वो थोड़ी गलत हो गई थी। उसके बाद दोस्तों इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों सिमुक के बाद दोस्तों दूसरा शासक कान्हा बैठता है। कौन बैठता है? कान्हा, या जिसे कृष्ण भी कहा जाता है। ये इसका दोस्तों भाई था। क्या था दोस्तों? भाई था। ये राजगद्दी पर बैठता है क्योंकि सिमुक का जो पुत्र था, सिमुक का पुत्र जिसका नाम था दोस्तों सातकर्णी प्रथम, ये दोस्तों कम उम्र का था सातकर्णी प्रथम, इसलिए राजगद्दी पर कौन बैठ जाता है दोस्तों? कान्हा बैठ जाता है। 18 वर्ष के लगभग इन्होंने शासन किया कान्हा ने, और फिर कान्हा के बाद राजगद्दी पर बैठते हैं सातकर्णी प्रथम बैठते हैं। अब दोस्तों यहां से इनका इतिहास चालू होता है सातकर्णी प्रथम के समय से। और दोस्तों हम बात करें सातकर्णी हम प्रथम की बात करें तो दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी से पहले जितने शासक हुए थे उन सभी शासकों में दोस्तों जो ये सातकर्णी जो प्रथम है ये सबसे शक्तिशाली शासक था। सातकर्णी प्रथम कौन सा दोस्तों? सातकर्णी प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक था। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सातकर्णी प्रथम का पुत्र था, ठीक है ना। लेकिन सिमुक की मृत्यु के समय ये अल्प आयु का था, इसलिए कृष्ण जो चाचा था वो राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सातकर्णी प्रथम के बारे में। सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम समझना दोस्तों। सातकर्णी प्रथम दोस्तों जो ये सातकर्णी जो प्रथम हैं इन्होंने दोस्तों सबसे पहले सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले दोस्तों धान्य कटक के स्थान पर धान्य कटक के स्थान पर दोस्तों अपनी राजधानी पैठन, किसको बनाया दोस्तों? पैठन को बनाया। राजधानी किसको बनाया दोस्तों? पैठन को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। राजधानी बनाया, किसको बनाया? पैठन को राजधानी बनाया। किसके स्थान पर? धान्य कटक के स्थान पर, ठीक है ना। दोस्तों अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए महारठी त्रिनकाइरो की पुत्री नागानिका से विवाह किया। किससे विवाह किया दोस्तों? नागानिका से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? नागानिका से विवाह किया था। दोस्तों कहने का मतलब यह है जो ये महारथी जो शक्तिशाली थे इनका साथ भी मिल गया। किसको? सातकर्णी प्रथम को साथ मिल गया और ये नागानिका से विवाह किया जिसे नायनिका भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सातकर्णी प्रथम ने कहा जाता है जब हम कलिंग का शासक खारवेल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? खारवेल के बारे में पढ़ते हैं। खारवेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेख में यह कहा है
खारवेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेख में यह कहा है, मैंने क्या कहा है खारवेल ने हाथी गुफा लेख में क्या कहा है, मैंने सात करने की, क्या कहा है, मैंने सात करने की परवाह किए बिना, हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल ने कहा है मैंने सात करने की परवाह किए बिना कहां पर आक्रमण कर दिया, पश्चिम की ओर आक्रमण कर दिया। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, खारवेल को सफलता नहीं मिली थी। सातकर्णी प्रथम एक शक्तिशाली शासक था और इसे सफलता नहीं मिली, किसको, खारवेल को। और दोस्तों सातकर्णी प्रथम ने 2 आश्वमेध यज्ञ किए। दोस्तों आश्वमेध यज्ञ करने वाला यहां का पहला शासक आ रहा है, कौन, सातकर्णी प्रथम। क्या किए दोस्तों, आश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने, 2 आश्वमेध यज्ञ किए थे सातकर्णी ने, ठीक है ना। और दोस्तों सातकर्णी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले सातकर्णी ने दोस्तों जो विदर्भ और ये काठियावाड़ का और जो मालवा के पास का जो क्षेत्र था, यहां पर दोस्तों अधिकार स्थापित कर लेते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों अपनी राजधानी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, धान्य कटक से, अमरावती से पैठन को अपनी राजधानी बनाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरी बात दोस्तों समझना, दूसरी बात यह है, जब सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, तो उस समय दोस्तों इसके 2 पुत्र रहते हैं, वेदश्री और दोस्तों शक्तिश्री। समझना, वेदश्री और शक्तिश्री 2 पुत्र हैं सातकर्णी के। ये दोस्तों अल्प आयु के पुत्र हैं, वेदश्री और शक्तिश्री अल्प आयु के पुत्र हैं। इस समय प्रशासन को जो संभाला था वे दोस्तों नागानिका ने संभाला था। किसने संभाला था दोस्तों, नागानिका ने संभाला था प्रशासन को। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसने संभाला था, नागानिका ने प्रशासन को संभाला था, ठीक है ना। और दोस्तों नागानिका ने नानाघाट लेख लिखवाया था। कौन सा लिखाया था दोस्तों, नानाघाट लेख लिखाया था। और दोस्तों नानाघाट लेख से पहली बार भूमि अनुदान के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों समझना, इस समय भूमि अनुदान के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह दोस्तों सातकर्णी प्रथम के समय से प्राप्त होती है। किसके समय से प्राप्त होती है दोस्तों, सातकर्णी प्रथम के समय से भूमि अनुदान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और उस लेख से जिससे प्राप्त होती है उसका नाम था नानाघाट अभिलेख या नानाघाट लेख, जिसे दोस्तों नागनिका ने लिखवाया था। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भूमि अनुदान दे दिया जाता है तो साम्राज्यों का छोटे छोटे हिस्सों में विभाजन भी हो जाता है। पहले क्या किया जाता था, साधु भिक्षुओं को क्या दिया जाते थे, रुपए दिए जाते थे, धन दिए जाते थे। और बाद में भूमि अनुदान देना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे सैनिकों को भी उनके वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान देना प्रारंभ कर दिया जाता है। और बाद में होता यह है, जो छोटे छोटे सैनिक होते हैं जो उनको भूमि अनुदान में दी जाती है, बाद में उस पर वो प्रशासन करने लग जाते हैं और फिर छोटी छोटी रियासतों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। ये भूमि अनुदान वाला है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करें सातकर्णी प्रथम, अभी तक का यह है दोस्तों सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था सातकर्णी प्रथम, सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों ये, ठीक है ना, सातकर्णी प्रथम। तो दोस्तों सातकर्णी प्रथम के बाद
सातकर्णी प्रथम के बाद दोस्तों, सातकर्णी प्रथम के बाद ये जो सातवाहन शासकों का जो समय है वह दोस्तों अंधकार में चला जाता है। किस में चला जाता है? अंधकार में। इसके बाद दोस्तों हमें जो शासकों का जो उल्लेख मिलता है वे 3 मिलता है दोस्तों। आपीलक और दोस्तों कुंतल, सातकर्णी और दोस्तों एक हाल का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? आपीलक, कुंतल और सातकर्णी और हाल का उल्लेख मिलता है दोस्तों। सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन वंश अंधकार में चला जाता है। कहने को तो कहा जाता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी से पहले 10 और 19 शासक बने थे, लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से 3 का उल्लेख मिलता है। किस किस का? आपीलक, कुंतल, सातकर्णी और हाल का। इनमें भी दोस्तों जो ये हाल है, ये दोस्तों जो हाल है, ये हाल कवि था, एक साहित्यकार था, साहित्य में रुचि रखता था, जिन्होंने दोस्तों खुद ने हाल ने गाथा सप्त सती की रचना की थी। और हाल के राज दरबार में कौन कौन थे दोस्तों? कातंत्र के लेखक सार्ववर्मन और दोस्तों व्रत कथा के लेखक गुणाढ्य। ये प्रश्न यहां से बनता है, समझना। गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? हाल ने की थी। और हाल के राज दरबार में ही सार्ववर्मन थे, जिन्होंने कातंत्र की रचना की थी। और गुणाढ्य भी राज दरबार में थे, जिसने व्रत कथा की रचना की थी। ये किसके राज दरबार में थे? हाल के राज दरबार में थे। और दोस्तों समझना, अगर हम बात करें अभी तक के हम शासकों की बात करें तो सातकर्णी प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक थे। कौन से? सातकर्णी प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक थे। लेकिन हम शांति वाले पहले शासक की बात करें, जो सबसे शांति प्रिय शासक था, उसका नाम था दोस्तों, क्या नाम था? हाल था। उसका नाम क्या नाम था? हाल था, जो सबसे शांति प्रिय शासक था। तो दोस्तों यहां तक हमें केवल 3 शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आएगा दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसके बारे में जानकारी नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। और हम पढ़ेंगे अब गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? गौतमी पुत्र सातकर्णी में। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी शासन। कितना दोस्तों? 106 से 130। जानकारी के स्रोत कौन कौन से थे दोस्तों? नासिक लेख, ठीक है ना, नासिक लेख है दोस्तों, ठीक है ना। और एक दोस्तों मां का है, जिसका नाम था गौतमी बलश्री का लेख। कौन सी का? बलश्री का लेख भी था। वो भी कहां से प्राप्त होता है? यहीं से प्राप्त होता है। अब समझना दोस्तों, यह दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी 23वें शासक थे। कौन से नंबर के शासक थे दोस्तों? 23वें नंबर के शासक थे ये सातवाहन वंश के। ये बात आप हमेशा याद रखना। कौन से नंबर के शासक थे? 23वें नंबर के शासक थे। दूसरी बात दोस्तों, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम शिवाती। और अगर हम बात करें माता का नाम क्या था दोस्तों? गौतमी
श्री माता का नाम था। क्या नाम था? गौतमी बलश्री था माता का नाम दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, आप अब समझना गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया? इससे पहले दोस्तों क्या था, जो शासक थे सातवाहन के, स्थिति कमजोर हो गई थी, ठीक है ना। स्थिति क्या हो गई थी दोस्तों? कमजोर स्थिति हो गई थी। उसके बाद दोस्तों होता यह है, जो छहरात वंश का शासक था, छहरात वंश का शासक था, जिसका नाम था दोस्तों नहपान। क्या नाम था? नहपान। नहपान का दामाद था जिसका नाम था उषावदत्त, ठीक है ना। दामाद था उषावदत्त। तो नहपान का दामाद उषावदत्त, ये पूना हम यहां पर महाराष्ट्र का कह सकते हैं, महाराष्ट्र का प्रयोग कर सकते हैं, यहां पर शासन को संभालता था उषावदत्त, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या था, क्षेत्र इनसे छिन चुका था। गौतमी पुत्र सातकर्णी से पहले जो शासक थे सातवाहन वंश के, वो कमजोर शासक थे, ठीक है ना। तो अधिकार किसने कर लिया? छहरात वंश के शासकों ने कर लिया था। और नहपान का दामाद वहां पर प्रशासन संभालता था। कौन संभालता था? नहपान का दामाद संभालता था। इसके बाद दोस्तों गौतमी पुत्र ने 16 वर्ष तक क्या की? तैयारियां की, अपनी सेना को संगठित किया 16 वर्ष तक। उसके बाद दोस्तों 17वें वर्ष में आक्रमण कर दिया नहपान और उसके दामाद उषावदत्त पर। कौन से वर्ष में? 17वें वर्ष में आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। आक्रमण कर दिया। और दोस्तों एक गोवर्धन नामक जगह है, वहां पर दोस्तों नहपान और दोस्तों दामाद उषावदत्त को पराजित किया। और दोस्तों नहपान और उषावदत्त वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों इस क्षेत्र पर अधिकार किसका हो जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का अधिकार स्थापित हो गया। और दोस्तों नहपान की मुद्रा थी जोगल थंबी में। कहां पर थी दोस्तों? जोगल थंबी में नहपान की मुद्रा थी, जिनकी संख्या थी 13,250। इन मुद्राओं को पुनः अंकित कराया। किसने अंकित कराया दोस्तों? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और दोस्तों समझना, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अजकाल किए जो क्षेत्र था जीतने के बाद, इसे दोस्तों किसको दान दिया? बौद्ध धर्म को दान दिया। किसको दान दिया? बौद्ध धर्म को दान दिया था दोस्तों। कहने का मतलब ये था दोस्तों, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो शासक था, ब्राह्मण धर्म का कट्टर अनुयायी था, लेकिन दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता था। जैसे यहां पर बौद्ध धर्म के लिए भी दोस्तों अजकाल किए गांव को दान में दिया था दोस्तों। इन मुद्राओं को पुनः अंकित करवाया था। क्या कराया था दोस्तों? पुनः अंकित कराया था। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र पर शासन हो जाता है। किसका शासन हो जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासन स्थापित हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों हम अब बात करें गौतमी पुत्र सातकर्णी की धार्मिक सामाजिक जीवन के बारे में हम बात करते हैं। समझना दोस्तों, हमें पता चलता है किससे? हमें नासिक लेख से पता चलता है। किस लेख से पता चलता है? हमें नासिक लेख से हमें पता चलता है। हमें पता चलता है नासिक लेख से। गौतमी पुत्र सातकर्णी, समझना, गौतमी पुत्र सातकर्णी के हमें नासिक लेख से पता चलता है। किससे पता चलता है? नासिक लेख से। इस लेख में कहा गया है एकल ब्राह्मण। क्या कहा गया है दोस्तों? एकल ब्राह्मण कहा गया है।
इसका अर्थ होता है एकल ब्राह्मण, आदित्य ब्राह्मण, एक ब्राह्मणों का संरक्षक। और दोस्तों क्षत्रिय नाशक कहा गया है। क्या कहा गया? क्षत्रिय नाशक कहा गया है। क्या कहा गया? क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। ठीक है ना। कहा गया है दोस्तों तीन समुद्रों में घोड़े पानी पीते थे, घोड़े पानी पीते थे। कौन कौन सा दोस्तों? अरब सागर, हिंद सागर और ये हिंद सागर के बाद दोस्तों यहां की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी वाला इधर का क्षेत्र आता है। यहां तक इनका वो क्या थे? जो घोड़े थे वो पानी पीते थे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहां तक इसका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र इसका फैला हुआ था। ठीक दोस्तों, क्षेत्र था वो क्षेत्र फैला हुआ था। दूसरी बात दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वर्ण व्यवस्था को दोस्तों पुनः लागू किया। वर्ण व्यवस्था को पुनः लागू किया। जो जिसका काम था उसके लिए वही काम सौंपा गया, जो जिसका काम था। वर्ण व्यवस्था को लागू किया। ठीक है ना दोस्तों। कर्जक ये भी दोस्तों बौद्ध धर्म को दान दिया गया। क्या दान दिया गया? कर्जक था, ये भी बौद्ध धर्म को दान दिया गया था। एक क्षेत्र था उसे दान दिया था। ठीक है ना। कहने का मतलब यह था दोस्तों, बौद्ध धर्म का भी सम्मान करता था। ठीक है ना। एकल ब्राह्मण। और दोस्तों दूसरी बात यह थी, वेना कटक की उपाधि धारण की। वेना कटक की उपाधि धारण की थी। जो ये क्षेत्र था, ये जो जिसको जीता था, जो गंगा नदी जो यहाँ का क्षेत्र था, उसको जीतने के बाद दोस्तों वेना कटक एक नगर की स्थापना भी की थी और वेना कटक की उपाधि भी धारण की थी। एकल ब्राह्मण भी कहा जाता था। तो दोस्तों यह था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इससे जो जुड़ा हुआ है नहपान की जो मुद्राओं को पुनः छपवाया था, पुनः अंकित करवाया था, वो बहुत ही मोस्ट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद 2-3 शासक और हैं जो महान हैं, लेकिन दोस्तों सबसे जो महान जो शासक था वे था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी था। ठीक है ना। कौन था? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इसका दोस्तों अमरावती स्तूप से भी इसके लेख प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? लेख। और दोस्तों पतवार के सिक्कों पर पतवार के चित्र प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? चित्र प्राप्त होते हैं। और दोस्तों इसके बाद यज्ञ श्री सातकर्णी था, जिसके सिक्कों से जहाज के चित्र प्राप्त होते हैं। किसके चित्र प्राप्त होते हैं? जहाज के चित्र प्राप्त होते हैं। ये थे दोस्तों सातवाहन वंश के जो शासक थे। अब इन शासकों में दोस्तों आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर पहली बात दोस्तों, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन शासकों ने किसके सिक्के चलाए? शीशे के सिक्के चलाए, सिक्के। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अपने नाम से पहले माता का नाम मातृ प्रधान कह सकते हैं हम, मातृ प्रधान। अर्थात अपने नाम से पहले किसका नाम लिखते थे? माता का नाम, मातृ प्रधान। जो दोस्तों राजधानी धान्य कटक और दूसरी कौन सी बनी थी? पैठन बनी थी। ठीक है ना। कौन सी बनी थी? पैठन बनी थी दोस्तों। ठीक है ना। ये दोस्तों इनकी राजधानी थी। कहां पर थी? महाराष्ट्र में थी। ठीक है ना। महाराष्ट्र में राजधानी थी। और दोस्तों भूमि अनुदान जो सबसे पहले जो दिया था वे सातवाहन शासकों ने दिया था, जिसकी जानकारी हमें नासिक लेख से पता चलती है। और दोस्तों अमरावती स्तूप की जो 4 दीवारी कराई थी, इसको निर्माण तो दोस्तों अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने। लेकिन जो इसकी 4 दीवारी कराई थी वे सातवाहन शासकों ने कराई थी। किसने कराई थी दोस्तों? सातवाहन शासकों ने 4 दीवारी कराई थी।
इन्होंने पुनः वर्ण व्यवस्था को लागू किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सातवाहन जो शासक थे वो ब्राह्मण वर्ण को मानने वाले थे। और दोस्तों नहपान था, नहपान को जो पराजित किया था वो किसने किया था दोस्तों? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और दोस्तों एक बात और समझना आप, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ये जो दोस्तों वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है, इसे दोस्तों रुद्रदामन ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? रुद्रदामन ने। क्योंकि रुद्रदामन ने अपने लेखों में सातकर्णी का प्रयोग किया है, लेकिन सातकर्णी नहीं था, वो कौन था? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इसे रुद्रदामन ने पराजित किया था, लेकिन 2 बार पराजित किया था रुद्रदामन ने। ये चष्टन वंश या कार्दमक वंश का शासक था। कौन? रुद्रदामन, जिसका जूनागढ़ अभिलेख है। 2 बार पराजित किया था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को, लेकिन आपसी रिश्ते की या नजदीकी रिश्ते होने के कारण इसे दोस्तों इसका वध नहीं किया था रुद्रदामन ने। क्योंकि दोस्तों रुद्रदामन का ये क्या था? दामाद था। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो आज का टॉपिक हमारा सातवाहन वंश था, आंध्र जातीय वंश था। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपकी समझ में बिल्कुल आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।